नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलने वाले हैं जिसने सच कहूं तो आधुनिक दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। फ्रांसीसी क्रांति। इस पूरे घटना चक्र को ना एक विशाल पेंडुलम की तरह समझिए, जो एक छोर पर पूर्ण राजशाही से शुरू होता है, पूरी तेजी से दूसरे छोर पर कट्टर आतंक के दौर तक जाता है और फिर वापस अलग रूप में लौटता है। ये सच में इतिहास का एक बेहद उथल-पुथल भरा पर उतना ही दिलचस्प सफर है। आइए इस 25 साल के लंबे सफर को 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहला, एक बनता हुआ समाज। दूसरा, क्रांति की आग कैसे भड़की। तीसरा, गणतंत्र और आतंक का दौर। चौथा, अधिकार, महिलाएं और दास्ता। और आखिर में नेपोलियन का आगमन और इस क्रांति की विरासत। तो चलिए सीधे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक बनता हुआ समाज। 18वीं सदी के आखिर में राजा लुइस 16वें के शासन में फ्रांस आर्थिक रूप से लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अमेरिका को आज़ादी दिलाने वाले युद्धों में मदद और महल के बेशुमार खर्चों ने देश का खजाना खाली कर दिया था। लेकिन असल बीमारी पैसा नहीं, बल्कि वहाँ का समाज था। समाज 3 हिस्सों में यानी 3 वर्गों में पूरी तरह से और कड़ी तरह से बटा हुआ था, और यही आगे चलकर इस क्रांति की सबसे बड़ी वजह बनी। देखिए, जमीन के बंटवारे में असमानता कितनी ज्यादा थी। देश की जमीन का 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कुलीन वर्ग, चर्च और अमीर लोगों के पास था। बाकी बचा 40% हिस्सा आम किसानों के पास था। लेकिन, और यहाँ सबसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है, इस छोटे से 40% हिस्से में गुजारा करने वाले आम किसान और मजदूर कुल आबादी का लगभग 90% थे। सोचिए, 90% आबादी जमीन के एक बहुत ही छोटे से टुकड़े पर सिमट कर रह गई थी। इस भेदभाव को और करीब से देखते हैं। एक तरफ तृतीय वर्ग था, यानी आम लोग, किसान और मजदूर। इन पर टैले जैसा भारी प्रत्यक्ष कर लगाया गया था। यहाँ तक कि नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी टैक्स था। दूसरी तरफ प्रथम और द्वितीय वर्ग थे, यानी पाद्रीगण और कुलीन वर्ग। इनको जन्म से ही 1 पैसा भी कर न भरने का विशेषाधिकार मिला हुआ था। ये कितनी बड़ी विडंबना थी। सबसे गरीब मजदूर देश का खर्चा उठा रहे थे और अमीर वर्ग मजे से बिना कोई कर दिए बैठा था। और इस गरीबी की आग में घी का काम किया बढ़ती आबादी ने। आबादी तेजी से बढ़ रही थी, पर अनाज का उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाया। ऊपर से जब भी सूखा पड़ता या ओले गिरने से फसलें बर्बाद हो जाती, तो हालात बेकाबू हो जाते। नतीजा ये हुआ कि पाव रोटी, जो उनका मुख्य भोजन था, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। एक आम इंसान के लिए अब जिंदा रहना और अपना पेट पालना ही रोज की जंग बन गया था। अमीर और गरीब के बीच की खाई अब शायद भरने लायक नहीं बची थी। दूसरा भाग, क्रांति की आग भड़कती है। देखिए, जब लाचार लोगों की भूख और गुस्सा हद से गुजर जाता है, तो धमाका तय है। यहाँ एक नया, पढ़ा लिखा और बेहतर स्थिति वाला मध्यम वर्ग उभरना शुरू हुआ। इन लोगों ने रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों को पढ़ा, बराबरी और आज़ादी की बातें समझी और तय किया कि बस बहुत हुआ, अब ये पुरानी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था और नहीं चल सकती, इसे उखाड़ फेंकना ही होगा। 1789 का साल फ्रांस के लिए एक तूफान लेकर आया। मई में राजा लुई ने नए कर लगाने के लिए सभा बुलाई, लेकिन वहां आम जनता यानी तृतीय वर्ग को बराबरी का अधिकार नहीं मिला। गुस्सा इतना बढ़ा कि जुलाई आते आते भूखी और परेशान जनता ने हथियार उठा लिए और सीधे बास्टेल किले पर धावा बोल दिया, जो कि निरंकुश ताकत का प्रतीक था। अगस्त तक आते आते पूरी पुरानी सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सोचने वाली बात है, एक साधारण कर की बहस ने सशस्त्र क्रांति का रूप ले लिया था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि 1791 में नया संविधान आने पर एक शुरुआती समाधान निकाला गया, संवैधानिक राजशाही। राजा की ताकत पे लगाम लग गई और ताकत को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। मानवाधिकारों का घोषणा पत्र भी लाया गया। लेकिन, और ये एक बड़ा विरोधाभास था, मतदान का हक सबको नहीं मिला। सिर्फ उन मर्दों को वोट देने का हक था जो 25 साल से ऊपर थे और जो अच्छा खासा कर भरते थे। यानी जो सबसे गरीब कामगार थे, जिन्होंने इस क्रांति की नींव रखी थी, वो अब भी असल राजनीतिक ताकत से बाहर ही थे। भाग 3, गणतंत्र और आतंक का दौर। ये वही मोड़ है जहां हमारा क्रांति का पेंडुलम पूरी तेजी से दूसरी तरफ घूम जाता है। जनता इस आधी अधूरी संवैधानिक राजशाही से संतुष्ट नहीं थी। विरोध लगातार बढ़ रहा था
और अब क्रांति शांतिपूर्ण सुधार से भटककर बेहद उग्र और हिंसापूर्ण रूप लेने लगी थी। चीजें पूरी तरह बेकाबू होने लगी थीं। इस बेकाबू दौर को ठीक से समझने के लिए एक खास शब्द जान लेना बहुत जरूरी है, सैंस कुलोट्स। इसका सीधा सा अर्थ था बिना घुटने वाले पजामे वाले लोग। ये असल में छोटे दुकानदार, मोची और मजदूर थे जो उग्र जैकोबिन समूह के सदस्य थे। अमीरों की तरह ये घुटने तक के कपड़े नहीं बल्कि लंबे धारीदार पजामे पहनते थे। यही वो गुस्से से भरा ग्रुप था जिन्होंने अगस्त 1792 में सीधे महल पर हमला किया, राजा को बंधक बनाया और राजशाही को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब इस नंबर में सबसे दिलचस्प बात क्या है? 21। जैसे ही नए गणतंत्र की स्थापना हुई, एक सच में बड़ा फैसला लिया गया। नई सरकार ने वोट देने की उम्र घटाकर 21 साल कर दी। और उससे भी बड़ी बात, इस बार ये नियम देश के हर मर्द के लिए था, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो। अब ये मायने नहीं रखता था कि पास में कितनी जमीन है या कितना कर चुकाते हैं। ये सामाजिक बराबरी की तरफ सच में एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। लेकिन ठीक है, एक आदर्श गणतंत्र और बराबरी का ये सुनहरा सपना बहुत जल्द एक खूनी सपने में बदल गया। 1793 से 1794 के ठीक एक साल के समय को आतंक का दौर कहा जाता है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नाम के नेता के नेतृत्व में, जिसे भी नए गणतंत्र का जरा सा भी दुश्मन माना गया, उस पर तुरंत मुकदमा चला। दोषी पाए जाने पर ग्युलिटेन नाम के इस यंत्र से, जिसमें एक भारी ब्लेड ऊपर से गिरती थी, उनका सिर कलम कर दिया जाता था। नया समाज बनाने की चाहत अब बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों में बदल चुकी थी। आतंक के इस दौर में हर चीज पर सख्त नियम लग गए। मजदूरी और कीमतों की एक अधिकतम सीमा तय कर दी गई। मांस और पाव रोटी की राशनिंग हुई। यहाँ तक कि बराबरी दिखाने के लिए अमीर लोगों वाला महंगा सफेद आटा खाना ही गैर कानूनी कर दिया गया। लेकिन लोगों को जबरदस्ती एक जैसा बनाने का ये नियम ज्यादा दिन नहीं टिका। सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि जुलाई 1794 आते आते जिस रॉबेस्पियर ने यह सब शुरू किया था, उसे खुद उसी गिलोटीन पर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पेंडुलम वापस घूम गया था। भाग 4, अधिकार, महिलाएं और दास्ता। चलिए इस मुख्य घटनाचक्र से थोड़ा ठहर कर देखें कि इन सारे बदलावों का समाज के उन वर्गों पर क्या असर पड़ रहा था जिन्हें अक्सर इतिहास में दरकिनार कर दिया जाता है, खास तौर पर महिलाएं और गुलाम। सच तो ये है कि क्रांति के शुरुआती दिनों से ही महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इन प्रयासों के चलते उन्हें कुछ पक्की कानूनी जीत भी मिली। जैसे उनके लिए स्कूल जाना अनिवार्य किया गया, तलाक को कानूनी रूप मिला ताकि वे बराबरी से आज़ाद हो सकें, और उन्हें अपना छोटा व्यापार चलाने की आज़ादी मिली। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जीत ज्यादा देर नहीं टिकी। आतंक के उसी खूनी दौर में उग्र सरकार ने बेहद पाखंड दिखाते हुए महिलाओं के सारे राजनीतिक क्लब बंद कर दिए और उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी। एक और बड़ा विरोधाभास हमें उनकी औपनिवेशिक द्वीपों में देखने को मिलता है। एक तरफ फ्रांस घर में आज़ादी और बराबरी के अधिकार दे रहा था, और दूसरी तरफ कैरेबियन जैसे द्वीपों में उनका बेशुमार मुनाफा कमाने वाला चीनी, कॉफी और नील का व्यापार चल रहा था। और पता ये कैसे चल रहा था? पूरी तरह से गुलामों की बेदर्द मेहनत पर। ये प्राकृतिक अधिकारों की बातों का सीधा मजाक था। दास प्रथा को खत्म करने का ये सफर बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहा। 1794 में आकर आखिरकार उपनिवेशों में दास प्रथा को पूरी तरह खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। लेकिन ठीक 10 साल बाद 1804 में जब नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने व्यापारी मुनाफे के लालच में दास प्रथा को वापस शुरू कर दिया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि आदर्श और व्यापारी हकीकत में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। आखिरकार बहुत सालों बाद 1848 में जाकर इसे हमेशा के लिए खत्म किया गया। भाग 5, नेपोलियन और क्रांति की विरासत। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हैं। लगातार सालों तक हो रही इस उथल-पुथल, आतंक और खून खराबे से फ्रांस की जनता अब बुरी तरह थक चुकी थी। उग्र सरकार गिरने के बाद सत्ता वापस उन अमीर लोगों के हाथ में आई जिन्होंने एक नया ढांचा बनाया, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। लेकिन ये नई सरकार बेहद कमजोर और अस्थिर थी, और इसी कमजोरी ने एक और नए ताकतवर सैन्य तानाशाह के आने का रास्ता खोल दिया। सिर्फ 15 सालों में होने वाले इन राजनीतिक बदलावों की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। 1789 से पहले देश में पूर्ण राजशाही थी। 1791 में ये संवैधानिक राजशाही बनी। 1792 में पूर्ण गणतंत्र आ गया। 1795 में डायरेक्टरी आई,
और इस सब भारी उथल-पुथल के बाद 1804 में हमारा पेंडुलम फिर से जोर से अपनी पुरानी दिशा में घूमा और नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। एक तरह से वही लौट आए जहां से शुरू किया था। अब हालांकि नेपोलियन ने आकर एक तानाशाही वापस शुरू कर दी थी, पर उसने कुछ ऐसे कानून बनाए जिन्होंने देश में थोड़ी स्थिरता दी। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और पूरे देश और व्यापार को जोड़ने के लिए नापतौल की एक समान दशमलव प्रणाली शुरू की। पर किसी भी ताकत का एक अंत होता है। 1815 आते आते वाटरलू की ऐतिहासिक लड़ाई में नेपोलियन की आखिरी और पूर्ण हार हुई और पेंडुलम ने एक आखिरी बार फिर से करवट ली। राजा लुई की निरंकुश राजशाही से शुरू हुई ये असाधारण कहानी भले ही एक तानाशाह सम्राट की हार पर आकर रुक गई हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्रांति का असर सिर्फ यूरोप की सरहदों तक सीमित नहीं रहा। इसने आज़ादी, बराबरी और लोकतांत्रिक अधिकारों की जो चिंगारी जलाई, वो आग की तरह पूरी दुनिया में फैली। तो आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए कि कैसे बाद में दुनिया भर के गुलाम देशों ने इन्हीं आदर्शों का इस्तेमाल करके अपने खुद के आज़ाद राष्ट्र की मांग की। यह क्रांति असल में हमारे आधुनिक विश्व की पहली नींव थी। तब तक के लिए सीखते रहिए, नए नज़रिए से सोचते रहिए और इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।